वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेट्स एंड रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हम। पिछले इसमें मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी इसकी, और आई थिंक सो वर्ड प्रॉब्लम पे आके हम रुक गए थे। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने सेट्स को पूरी तरीके से कवर अप किया हुआ है। इसके 7th वर्ड प्रॉब्लम से हम स्टार्टअप करने वाले हैं और लेटर ऑन रिलेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब अगर नज़र डालें हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स who appeared in certain exam, 35 students failed in CET, 40 in NEET, 40 in JEE and 20 in both CET and NEET, 17 in both NEET and JEE, 15 ऐसे हैं जो CET और JEE में दोनों में फेल हुए हैं, और 5 नमूने ऐसे हैं जो तीनों ही एग्ज़ाम्स में फेल हो गए हैं। अब वो पूछ रहा है आगे के क्वेश्चंस करने से पहले आपको इसका वेन डायग्राम बनाते आना चाहिए। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट थिंग क्या बोला जा रहा है, तो हम इन सब के नामकरण कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लिख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, लेट एक्स जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं 200 स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा एक सेट जो है वो एक्स रहेगा। फिर उसके बाद हमें एग्ज़ाम्स में कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। सबसे पहले मुझे दिया है सी मतलब CET में फ़ेल हुए बच्चे, उसके बाद N नीट में फ़ेल हुए बच्चे, और J मतलब JEE में फ़ेल हुए बच्चे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, C क्या है हमारा, इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ स्टूडेंट्स failed in CET. Similarly, this is failed in NEET and this is set of students which are failed in JEE. ठीक है, अगर बात करी जाए तो पहली चीज़ n of x टोटल है 200। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कह रहा है सर 35 बच्चे जो है वो CET में फ़ेल हुए हैं। उसके बाद JEE में फ़ेल हुए बच्चे कितने हैं, तो JEE में, अच्छा नीट में 40 है और JEE में भी 40 है, तो JEE में 40, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन N वो भी 40। ओके, आगे कह रहा है CET और JEE दोनों में फ़ेल हुए। देखिए एंड की बात कर रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको एंड को इस तरीके से याद रखना है। एंड इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एंड आ रहा है आपको वहाँ पर इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो अब वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो CET और नीट के बारे में बात कर रहा है। 20 लोग फेल हुए हैं, मतलब CET और नीट में फेल हुए टोटल लोग 20 है। क्या आगे भी डेटा है? हाँ सर, आगे भी बोल रहा है। आगे कह रहा है 40, अच्छा 17 जो है वो नीट और JEE दोनों में फेल हुए हैं। सो नीट एंड JEE का इंटरसेक्शन 17 है। उसके बाद में CET JEE का 15 है, मतलब CET और JEE का 15, और ऐसे जो CET नीट और JEE तीनों में फेल हुए हैं, ऐसे टोटल बच्चे हमारे पास में 15 हैं। अब आगे का क्वेश्चन करने से पहले, वो तो मैं बाद में चेकआउट करता हूँ कि आगे क्वेश्चन क्या है। ये हमारा ओवरऑल डेटा है। इससे सबसे पहली चीज़ जो आपको बनानी है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सबसे पहली चीज़ एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे बच्चे आएंगे। उसमें 3 गोले आने वाले हैं, एक CET का, एक JEE का और एक नीट का। तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से चेकआउट करिए। ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल और एक थर्ड सर्कल। कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। पहले वाले सर्कल, इसको मैं C नाम देता हूँ, इसको मैं J नाम देता हूँ, इसको मैं N नाम दे रहा हूँ, ठीक। अब डायग्राम बनाने के बाद आपको प्रोसेस कैसे करना है, मतलब प्रोग्रेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले आपको तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन से स्टार्टअप करना है। मतलब सर सबसे छोटा रीजन जो है
उससे आप पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा रीजन मतलब समझते हैं, ये देखिए ये सबसे छोटू रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा। सो तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो सबसे पहले आप वहाँ पे फिल आउट करिए 5। मतलब ये वो बच्चे हैं जो सीटी जेई नीट तीनों में फेल हुए हैं, तो ये 5 बच्चे हैं। अच्छा ये डेटा बाद में मैं रब करने वाला हूँ, पहले हमारा डायग्राम काम का है, हम डायग्राम बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये लिखने के लिए लिखा हुआ, आपको इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा मुझे बार बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन में से, इसलिए मैंने साइड में लिखा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, कृपया करके इसको कॉपी ना करें, ठीक है। मैंने जो वर्ड कहाँ गया था, जो स्टेटमेंट्स कहाँ गया था, उनको लिखा है, आगे जाके हम इसमें से बातें निकालेंगे। ओके, सो सीटी नीट जेई तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सीटी जेडबलई दोनों का इंटरसेक्शन 15 है, मतलब ऐसे बच्चे जो सीटी में भी फेल है और जेई में भी फेल है, वो टोटल 15 है। पर सुनिए, ध्यान से देखिए, ये सीटी का सर्कल है, ये जेई का सर्कल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सीटी जेई का पूरा इंटरसेक्शन ये बीच वाला पार्ट आता है। मतलब ये जो बीच वाला शेडेड पार्ट है पूरा का पूरा, ये शो करता है ऐसे बच्चे जो सीटी और जेडबलई दोनों में फेल हैं। पर सर एक गड़बड़ है, यहाँ पर एक तीसरा सर्कल आ रहा है और उसमें ये वाले बच्चे भी आ रहे हैं, बीच वाले, ये भी तो सीटी जेई में दोनों में फेल है। मैंने बोला हाँ ये भी फेल है, तो सर टोटल बच्चे तो 15 हैं, उसमें से 5 तो हम काउंट करके आए थे, तो बाहर कितने बचे एग्जैक्टली 10। आर यू गेटिंग इट? मतलब जो हमारा शेडेड पार्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था सीटी जेडबलई का टोटल 15, उसमें से 5 तो हम तीनों में काउंट करके आए थे, क्योंकि ये 5 बच्चे भी तो सीटी जेई में दोनों में फेल है ही ना। ओके, तो ये 5 और बच्चे कितने 10, तो उसमें से सिर्फ 10 नमूने ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सीटी और जेई में ही फेल हुए हैं, नीट के बारे में नहीं है ना। तो ये बात ध्यान रखें, आपको किस तरीके से फिल करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हैशटैग लगा लेना, हैशटैग वेन डायग्राम लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप, यहीं से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सीटी में आए, चाहे वो जेई में आए, चाहे वो एनडीए में आए, किसी भी एग्जाम में आए, ये बहुत बढ़िया बेसिक्स है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। नीट जेडबलई का इंटरसेक्शन 17 है, मतलब ऐसे बच्चे जो नीट में भी फेल हुए हैं और जेई में भी फेल हुए हैं। अगेन ध्यान से देखिए, हमारा सर्कल इस तरीके से था, 1 2 3, इधर नीट वाले बंदे हैं, इधर जेई वाले बंदे हैं। ऐसे बच्चे जो नीट और जेडबलई में फेल हुए हैं, तो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन ये आना चाहिए था। पर सर 5 तो इधर काउंट हो गए थे, मैंने बोला हाँ, तो टोटल कितना है 17, 5 इधर काउंट हुए, तो दोनों के बीच में बैठे 12। गेटिंग इट? नेक्स्ट, इधर सीटी नीट, सीटी और नीट में दोनों में फेल हुए बच्चे 20 हैं, सीटी नीट में, तो अब आप समझ गए, इधर 5 काउंट हुए तो इधर बैठे 15। इजी। ओके, अब मैं आपको समझ चुका है, ऐसी उम्मीद में मैं आगे का डेटा फटाफट फिल करता हूँ। अब ध्यान से, अब इधर वाले लोगों की तरफ जाते हैं। सीटी वाले लोग टोटल कितने फेल हुए 35, तो सीटी के सर्कल में आने चाहिए थे 35 लोग। ध्यान से देखो, सीटी का सर्कल ये है, इसमें टोटल आने चाहिए थे 35, पर इस सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो 10 और 5 से भरा है और कुछ पार्ट जो है वो 15 से भरा है। मतलब इधर वाले तो ऑब्वियसली 35 में काउंट होंगे ही होंगे। तो सीटी के सर्कल में एक्चुअल में कितने लोग बचे? अब ध्यान से देखना, ये हुआ 10, ये 5, 15, 15, 15, 30, तो बचे कितने हैं सर 5। अब जरा काउंट करके देखो सीटी में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। तो ये सर आपका सीटी का सर्कल है, इसमें टोटल बच्चे फेल हुए हैं, ये देखिए 10, 5, 15, 15, 15, 30, 30 और 5 35, और आपने बोला था 35, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन इज जेडबलई में फेल हुए बच्चे 40, जेडबलई में 40 बच्चे फेल हुए हैं। तो सर ये रहा जेडबलई का सर्कल, पर उसमें ये लोग तो पहले से काउंट हो जाएंगे,
तो टोटल कितने हो रहे हैं, ये देखिए, ये है 10, ये 5 15, 15 और 12 27, तो 27 चले गए, होते हैं 40। तो 40 में से 27 आपको हटा देने हैं पहले से, 40 में से 27 आपको हटा देना है, 13 बच रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ आपको आराम से, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आराम से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भले ही हम फास्ट आउट करेंगे। ओके, लास्ट चीज़ बची हमारी नीट वाली। टोटल 40 लोग बैठे थे, तो 40 में से ये 20 और ये 32 हो गए आपके, 32 चले गए हैं, यहाँ पर बैठा है 8। अब हमारा जब वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है, मैं इसको हटा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक। चाहो तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहें तो लिख के रख सकते हैं, मैं फटाक से डेटा फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए कि नहीं सर ये डेटा आया कहाँ से, ये बना तो लिया, ये इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, मैं फटाफट कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, ऐसा ना हो कि इसी को बाद में नोट्स बनाते टाइम तकलीफ़ हो जाए। तो भाई एन ऑफ एक्स का मतलब सेट एक्स में कितने लोग हैं टोटल, टोटल लोग 200 हैं सर। उसके बाद में एन ऑफ सी था हमारे पास 35, उसके बाद में एन ऑफ जे था हमारे पास 40, उसके बाद एन ऑफ एन था वो भी 40 था, उसके बाद एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एन जो कि 20 था, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे जो कि 17 था, मैं कॉमा लगाते जा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एन इंटरसेक्शन जे हो गया है, सी इंटरसेक्शन जे कर लेते हैं, वो 15 दिया हुआ है, और एक कोई से इंटरसेक्शन छूट गया, सी इंटरसेक्शन एन हो गया, एन ये हो गया, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन जे जो कि हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा मैं वापस से, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते टाइम ऐसा ना हो अरे यार सर ने डायग्राम तो बना दिया, कहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया था। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें सब क्वेश्चन दिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इससे पहले और एक चीज़ निपटा देना चाहता हूँ। एन ऑफ एक्स में कितने लोग हैं, 200। एक्स कौन है सर, एक्स तो बनाया नहीं, ये एक्स है बेटा, ये जो पूरा स्क्वायर वाला जो बनाया ना मैंने, ये रेक्टेंगल जो बनाया ना, ये बेसिकली आपका यूनिवर्सल सेट है। मतलब ये पूरे 200 बच्चों का सेट है, उसमें से कुछ हम यहाँ सर्कल्स में काउंट कर चुके हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे उन 200 में जो कि फेल नहीं हुए हैं, ना वो जेई में फेल हुए हैं, ना किसी भी एक एग्ज़ाम में, वो हर चीज़ में पास हुए हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, तो अब पहली चीज़ तो मुझे बताओ ये टोटल कितना हो रहा है। आपको इन सबको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, इसे 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 इन सबको ऐड करिए, या यहाँ से उठाइए, इन सबको ऐड करिए और उसको 200 में से माइनस करिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये जो बाहर बैठे हुए नमूने ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो शायद से पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो आपसे यही पूछना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्ज़ाम। एग्जैक्टली वो जो आपसे जानना चाहता है ना, वो आपसे यही जानना चाहता है कि ऐसे बच्चे जो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए हैं। तो पहली चीज़ तो हम इसको ढंग से डायग्राम में मेंशन आउट कर लेते हैं, डायग्राम नहीं, सेट्स के फॉर्मेट में मेंशन आउट कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not fail in any exam is equal to, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, is equal to n of c यूनियन j यूनियन n का कॉम्प्लीमेंट। वापस से c यूनियन j यूनियन n, c j n कौन है, ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, उनका यूनियन। मतलब सर ये पूरा शेडेड रीजन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दिस इज़ नोन एज यूनियन। पर ये जो पूरा शेडेड, ये तो यूनियन हुआ, ये तो वो बच्चे हुए जो किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर जो बाहर बैठे लोग हैं ना, ये इधर बैठे लोग हैं, वो कौन है, वो ऐसे बच्चे हैं जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। तो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब होता है n ऑफ x
माइनस एन ऑफ सी यूनियन जे यूनियन एन। मतलब सर क्या, मतलब यूनिवर्सल सेट 200 में से आप सी यूनियन जे यूनियन एन हटा दो, मतलब ये सारे लोगों को अगर मैं 200 में से माइनस कर दूं तो वो लोग मिलेंगे जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं। मतलब कौन सर, देखिए कितने, मतलब 200 माइनस, मैं पहली चीज़ इनको लिख लेता हूँ, सी यूनियन जे यूनियन एन में कौन लोग आ रहे हैं, 5, 10, 13, 15, 12, अरे अरे 5 क्यों चला गया, हाँ 5 भी आएगा, ओके, और 8, और कोई बच गया क्या, 5 हो गया, 10 हो गया, 13, 15, 12, 8 और एक शायद से 5 बचा हुआ है। ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15, 17, 25, 25 और एक मिनट, आई थिंक सो ये 68 हो रहा है। मैं एक बार, यस, आई थिंक सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट और JEE, ऐसे बच्चे जो नीट और JEE में फेल हुए हैं। वापस से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट और JEE, नीट और JEE। अब ध्यान से देखिए, ये और यूज़ किया है, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपको याद रखना है, और यूनियन एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो बेसिकली जब वो आपसे जानना चाह रहा है कि नीट और JEE में फेल हुए बच्चे कितने हैं, वो बेसिकली आपसे जानना चाहता है N और J का यूनियन। N और J का यूनियन मतलब आप समझते हो, मतलब एक गोला ये N का है और ये JE का है, तो आपको ये पूरा शेडेड पार्ट ढूंढ के देना है। मतलब N वाला गोला पूरा और J वाला गोला पूरा। तो उसमें लोग कितने आ रहे हैं सर, वापस से, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 10, फिर मुझे दिख रहा है 13, फिर मुझे दिख रहा है 12, 8, 15, 5। ठीक है, इनको वापस से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 30, 40, 50, 50 और 55, 55 और 8, 63, आई थिंक सो दिस इज 63, एंड विच इज़ योर फाइनल आंसर। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट और JEE, दे आर बेसिकली 63। ऊपर हमने क्या निकाला, ऊपर हमने निकाला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्ज़ाम। मतलब अगर डायग्राम में जाऊं तो ये बाहर बैठे हुए टोटल लोग हैं हमारे 132। सो 200 में से 132 जो बच्चे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए हैं, बेसिकली पास हुए हैं। ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। उसमें कह रहा है कि भैया आपके पास में टोटल 2000 लिटरेट पीपल हैं, उसमें से डेटा दिया हुआ है, उन्होंने डेटा सर्वे किया है कि मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने लोग हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने लोग हैं। मैंने क्वेश्चन का डेटा शॉर्ट एंड स्वीट में पहले ही लिख लिया है, बाकी आप क्वेश्चन देख के देख ही सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि उन 2000 लोगों में से 70% जो है वो मराठी न्यूज़पेपर रीड करते हैं और 50% जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, दैट परसेंटेज इज़ 32.5%। अब पहली चीज़ इसका वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम आसान चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बॉक्स बना लेना है जो कि शो करेगा टोटल इंडिविजुअल। अच्छा, सर्कल कितने बनाने पड़ेंगे, तो आप समझ गए कि एक मराठी न्यूज़पेपर का, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का सर्कल बनेगा। तो एक M वाला सर्कल, एक E वाला सर्कल। क्योंकि वहाँ पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है इसलिए मैंने दोनों का इंटरसेक्टेड रीजन भी बनाया हुआ है। अब पहली चीज़, यहाँ पर M है, यहाँ पर E है। सबसे पहली चीज़ M इंटरसेक्शन E, 32% ऑफ
2000। तो ये कैसे निकाला जाता है आपको तो पता ही है, ये मैंने कैसे निकाला, 32% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 650। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए। अरे 650 नहीं, 2000, सॉरी। हाँ 2000, यहाँ पे 2 ज़ीरो उड़ा दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई करिए। 20 से क्यों, 0 से करती 325 हो जाएगा, उसका डबल करती 650 आ जाएगा। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने 50% ऑफ 2000, आप तो जानते ही हैं 50% ऑफ 2000 1000 होता है। 70% ऑफ 2000 अगेन सर 70 अपॉन 100 इंटू में 2000, इधर से 2 ज़ीरो हटा दो, 20 इंटू ये करो 1400 आ जाएगा। ये डेटा आपको निकालते आना चाहिए ऑब्वियसली। ओके अब हम चलते हैं, मैंने वापस से कहा था वेन डायग्राम जैसे ही बनाएंगे आपको सबसे छोटे रीजन से स्टार्ट करना है। छोटा रीजन इज एम इंटरसेक्शन ई। सो व्हाट इज एम इंटरसेक्शन ई, 650 सबसे पहले बीच में लिखिए 650। ठीक, मैं थोड़ा सर्कल बड़े कर देता हूँ ताकि डायग्राम ढंग से दिखे। पहला, दूसरा और यहाँ 650। ओके, और ये है पूरा यूनिवर्सल सेट X। 650 हो गया। उसके बाद क्या है, मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले 1400 लोग हैं, मतलब M में आएंगे 1400 पर। रुक जाओ, 1400 नहीं, 1400 में से मैं 650 तो पहले ही कैलकुलेट करके आया हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा सर 1400 में से 650 तो पहले माइनस कर लो। इसको माइनस करते इधर 5, यहाँ पर आपके पास 13 बचा था, 13 में से जाते ही 750 लोग, तो इधर आ जाएंगे 750 लोग। ठीक है, इसी तरीके से एन ऑफ ई 1000 है, पर 1000 में से 650 तो पहले ही चले गए हैं, मतलब आपके पास में 350 लोग बचे हुए हैं। कितने बचे हैं, 350 लोग बचे हुए हैं। ओके, अब हमारा डायग्राम बन गया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ आपसे क्या जानना चाह रहा है वो, क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग जो आपसे जानना चाह रहा है वो ये जानना चाह रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। सो फर्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन एनपी। एनपी का मतलब आप समझ गए, न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वो हमसे जानना चाहता है एन ऑफ एम यूनियन ई, ऐसे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। कम से कम का मतलब समझते हैं एक या दोनों, कम से कम एक या फिर दोनों। अगेन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर हैशटैग में लिख लें, एटलीस्ट वन का मतलब भी यूनियन होता है। एटलीस्ट वन का मतलब भी यूनियन होता है। इधर मैं लिखना भूल गया, ये ई है। ओके, सो बेसिकली वो आपसे एम यूनियन ई जानना चाहता है, और आप जानते हैं एम यूनियन ई डायग्राम से होगा 750 प्लस 650 प्लस 350। ठीक है, अच्छा सुनिए, अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले भी पता है। फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये तो मैं डायग्राम से निकाल रहा हूँ डेटा। अगर आप चाहें एम यूनियन ई निकालना तो एन ऑफ एम एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करे थे। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये डेटा उठाना है। अगर आप वेन डायग्राम से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला डेटा उठाना है। दोनों में फ़र्क है, ये वेन डायग्राम से कर रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो डायग्राम के डेटा को उठाइए। अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वेन डायग्राम आसान चीज़ है। डायग्राम में आपको सारी चीज़ें दिखती रहती है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पर, इनको कैलकुलेट करना। तो ये 50 ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, 1000 और ये 1750 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1750। तो सर मतलब न्यूज़पेपर रीड करने वाले लिटरेट जो थे वो टोटल 1750 हैं। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, मतलब इन 2000 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ना मराठी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं। वो लोग कौन हैं, वो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो एक्स में बैठे हैं गोले के बाजू में।
शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वही रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड नाइदर इंग्लिश नॉर मराठी न्यूज़पेपर। सो सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल हु नाइदर रीड या फिर हु रीड नीदर मराठी नॉर अंग्रेजी न्यूज़पेपर। इसका मतलब वो हमसे जानना चाहता है एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस गोलों को छोड़कर बाहर कितने लोग बैठे हैं। तो हम बोलेंगे भैया एम यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो होता है एन ऑफ एक्स में से एन ऑफ एम यूनियन ई हटा दो। मैंने बोला अच्छा बेहतरीन, टोटल थे 2000, उसमें से गायब कर दो 1750, 2000 में से 1700 जाते ही 300 और उसमें से और 50 जाते ही 250, तो आपके पास बैठे टोटल 250 लोग। सो ऐसे लोग जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो बाहर बैठे हैं और वो लोग कितने हैं 250। क्या एक और क्वेश्चन है? यस, थर्ड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। ऐसे लोग जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर, सर दोनों के बारे में मत बताओ, सिर्फ एक पढ़ने वाले लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड तुम्हारे लिए। सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन एनपी, ओनली वन न्यूज़पेपर का मतलब समझते हो? वो हमसे जानना चाहता है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एन ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। ठीक है, नंबर्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। ध्यान से मैं वापस से बता रहा हूँ क्या लिख रहा है। m का इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट के साथ में, m का इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब मराठी न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा है पर उसका इंटरसेक्शन ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं मतलब सर, तो सर ये 650 नहीं जोड़ना पड़ेगा? मैंने बोला हाँ, ये लोग इंग्लिश भी तो पढ़ रहे हैं, इनको छोड़कर कितने बैठे? 750। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। आई होप समझ में आ रहा हो। और आगे क्या है? आगे है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, मतलब मराठी तो नहीं पढ़ते हैं पर इंग्लिश पढ़ते हैं ऐसे लोग ढूंढे। इसका सीधा सीधा मतलब ज़्यादा दिमाग ना रहा, 750 प्लस 350 और ये आप समझ के 1100 लोग हैं। सो टोटल 1100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ है? सर पढ़ा तो देते हो, यूज़ कहाँ है? बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके डेटा एनालिटिक्स में जाता है। डेटा एनालिटिक्स आज की मॉडर्न डे लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आज कंटिन्यूसली आपका डेटा ट्रैक होता रहता है दिन भर। आप गूगल में अगर लोकेशन ऑन है तो गूगल आपसे हर बार कंटिन्यूसली सर्वे करवाता रहता है, वो सारे डेटा को एनालिस करवाता है कि कितने लोग आज दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ जो डेटा एनालिसिस है ये बिजनेस वाले यूज़ करते हैं। बिजनेस में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो है डेटा एनालिसिस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, और ये आपका सर्वे रहता है। इस सर्वे से आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, इस सर्वे से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है, इस सर्वे से ये प्रोडक्ट किस रीजन में कहाँ पर कितने लोगों तक पहुँचने वाला है, प्रॉफिट कितने वाला है, कितना होने वाला है, ये सब का एनालिसिस ये डेटा एनालिसिस वाले करते हैं। तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन है, इसका फ्यूचर में आपको यूज़ आएगा, समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 लोग जो है वो टी को प्रेफर करते हैं, 20 लोग जो है वो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, 15 लोग जो है वो मिल्क को प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल्क एंड कॉफ़ी दोनों लेते हैं,
पर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं की गई है कि टी और मिल्क लेने वाले कोई भी नहीं है, मतलब जो दूध भी ले रहे हैं और चाय भी ले रहे हैं, ऐसा कोई भी इंटरसेक्शन वहाँ पर मौजूद नहीं है। वेन डायग्राम बनाते हैं, पर इस बार का वेन डायग्राम थोड़ा सा अलग रहेगा। कैसा रहेगा? हालांकि यहाँ पर 3 सर्कल आएंगे, पर ये तीनों सर्कल एक के बाजू एक आएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन दिया है, मिल्क और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन दिया है, पर टी और मिल्क का इंटरसेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैं ध्यान से, यहाँ पर कॉफ़ी का इंटरसेक्शन दोनों जगह पर, इसलिए यहाँ पे बीच वाले सर्कल को मैं कॉफ़ी या सी से डिनोट करता हूँ, एक साइड को मैं टी से डिनोट करता हूँ, एक साइड को मैं एम से डिनोट करता हूँ। तो टी सी एम, इसका मतलब आप समझ गए कि ये बीच वाला जो शेडेड पार्ट आएगा ये टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन है, मतलब ऐसे लोग जो टी और कॉफ़ी दोनों प्रेफर करते हैं। इधर वाला इंटरसेक्शन जो कॉफ़ी और मिल्क दोनों को प्रेफर करते हैं। और क्योंकि चाय और मिल्क का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने उनका कहीं पे भी इंटरसेक्शन शो नहीं किया है। सेकेंड थिंग, अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं बनाया। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में उसने ढंग से मेंशन किया है कि हॉस्टल में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वो कोई ना कोई एक बेवरेज लेते हैं, मतलब आइदर टी और कॉफ़ी और मिल्क, कुछ ना कुछ एक चीज़ तो लेते ही लेते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि सर इनको छोड़कर बाहर वाले स्क्वायर में कोई भी मौजूद नहीं है। आपको अगर याद होगा पिछली बार के जो केसेस हमारे बनते थे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट अगर ये 2000 था तो इधर वाले लोग, इधर वाले लोग और बाहर बैठे हुए लोग जो इन दोनों सर्कल को बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसे लोग बाहर बैठते थे सर्कल के। पर क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अरे सर जितने भी बच्चे हैं वो चाय, कॉफ़ी या मिल्क में से कुछ ना कुछ एक लेते ही लेते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल सेट मतलब बाहर की चीज़ गायब हो गई है। ये तीनों को मिलकर, इन तीनों का जो शेडेड रीजन आएगा, बेसिकली इट इज़ योर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? क्वेश्चन भाई साहब जानना चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, और जो कि मैं जैसी उम्मीद थी वही क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इज इक्वल टू n ऑफ t यूनियन c यूनियन m। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो t, c और m के यूनियन में आते हैं। पहली चीज़ तो हम डायग्राम बनाना भूल ही गए। ओके, सो डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, हम इंटरसेक्शन रीजन से स्टार्ट करते हैं। मिल्क और कॉफ़ी का यूनियन इंटरसेक्शन इज 8, टी एंड कॉफ़ी का 10। ओके, अब चलते हैं, इनका तो 0 इसके पास नहीं है ना। मिल्क में है टोटल 15 लोग, पर 15 में से 8 इधर काउंट हो गए, इसलिए यहाँ बैठे 7। यहाँ पर कॉफ़ी वाले 20 लोग हैं। अब ध्यान से, 20 में से 10 इधर गए, बचे 10, 10 में से 8 इधर गए, बचे सिर्फ 2। तो ढंग से कैलकुलेट करें। ओके, ये 2 कौन है? ऐसे नमूने जो सिर्फ कॉफ़ी ही पीना पसंद करते हैं, सिर्फ कॉफ़ी, ना चाय ना मिल्क, सिर्फ प्योर कॉफ़ी ही पीने वाले लोग हैं। ओके, नाउ टी इंटरसेक्शन सी हो चुका है। टी वाले टोटल 25 थे, 25 में से 10 चले गए, तो इधर बाहर बैठे 15। ये 15 कौन? अगेन मैं पूछूंगा आपसे, 15 वो लोग हैं सर जो सिर्फ और सिर्फ चाय ही पीना पसंद करते हैं। ओके, अब मेरा काम हो गया है। मुझे अगर वेन डायग्राम से सॉल्व करना है तो मुझे करना है 15 + 10 + 2 + 8 + 7। आप में से लोग होशियार हैं, ये 10, ये 20, ये 30, 35 और 7 42। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके आगे टोटल 42 स्टूडेंट्स। क्या होता सर कि अगर मुझे फॉर्मूला मेथड से करना पड़ता, मुझे वेन डायग्राम से नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है पगले, फॉर्मूला लगाएं। T यूनियन C यूनियन M, अगर A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला आपको याद है, सो इट इज़ बेसिकली T C M माइनस एक इंटरसेक्शन और प्लस करते हैं हम तीनों का इंटरसेक्शन। इसमें से ध्यान से देखें, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये है, ये 0 है, ये 0 है, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है, मौजूद है। तो यहाँ 0 यहाँ 0 लिखेंगे,
फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी उठाएंगे सर? ये ना, ये उठाएंगे, ये वाली वैल्यूज़ अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़ उठाएं और यहाँ पटकिए। ये वाली वैल्यूज़ वेन डायग्राम के हिसाब से बनती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सेट ऑफ पीपल है जिसमें से कुछ जो है केमिकल ए को एक्सपोज हुए हैं, कुछ जो है केमिकल बी को एक्सपोज हुए हैं। उसके नंबर्स भी आपको मेंशन किए हैं। टोटल लोग 260 हैं। 150 केमिकल ए को एक्सपोज हुए हैं, 74 बी को एक्सपोज हुए हैं और 36 जो है टोटल दोनों को एक्सपोज हुए हैं। वेन डायग्राम आपके लिए आसान है, अब तक आपको आदत हो गई होगी। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट, उसमें 2 गोले, हालांकि गोले अच्छे नहीं बन रहे हैं पर आप समझ जाओगे। ए बी सबसे पहले मार्किंग में करूँगा दोनों के इंटरसेक्शन वाले रीजन को, जो कि रहेगा 36। उसमें से ए वाले लोग कितने थे? 150 मतलब 36 तो हम काउंट कर चुके हैं, तो इधर बैठे 114 शायद से। बी में टोटल 74 है, उसमें से 36 काउंट हो गए हैं, तो यहाँ पर शायद से 38 आएंगे। 4, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, जो बाहर बैठे हैं वो तो हमें कैलकुलेट करना ही है, बाद में देखेंगे। और टोटल थे हमारे x, मतलब इन सबको जोड़कर, बाहर वालों को जोड़कर टोटल आने चाहिए आपके 260। पहली चीज़ क्या जानना चाहता है? नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट टू केमिकल बी। इसका मतलब ये होता है n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए को तो एक्सपोज हुए हैं पर बी को नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ए को एक्सपोज हुए हैं पर बी को नहीं हुए हैं, मतलब वो टोटल लोग हैं 114। पिछले वाले क्वेश्चन से आपके दिमाग में आ जाएगा। एक्सपोज टू केमिकल बी बट नॉट केमिकल है, सर ये तो वही बात हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और वो आएंगे सीधे सीधे 38। और लास्ट जो है एक्सपोज टू ए और बी, और का मतलब आप जानते हैं यूनियन होता है। इसका मतलब वो बेसिकली हमसे ए यूनियन बी जानना चाहता है। मतलब 114, 36 और 38 इन सबको जोड़ लें। तो अगर हम जोड़ें तो ये यहाँ पर हमारे पास में कितना हो रहा है? ये 10, ये 18, ओके 18, 8 तो पीछे चला जाएगा हमारे पास में, एक ऊपर आ जाएगा, 6, 7, 8 और एक बचा है शायद से 188। सो बेसिकली ये जो यूनियन है ये है आपका 188। तो बाहर कितने बचे हैं? बाहर इतने लोग बचे हैं, 260 माइनस 188 कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। इजी। अगला उठाते हैं 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन नंबर 12वां उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे पावर सेट मांग रहा है इस सेट का। तो आप जानते हैं पावर सेट ऑफ ए जो होता है वो बेसिकली ऐसे सेट्स का कलेक्शन होता है। मतलब इसके जितने भी सेट सबसेट पॉसिबल होंगे उनका एक सेट बनाइए। आपको पता है इसका एक सबसेट होता है नल सेट, जो कि आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़। फिर इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सर सिंगलटन सेट बन सकते हैं 1, 2, 3। सर दो के पेयर में सेट्स बन सकते हैं 1, 2, 2, 3 और 1, 3। और सर लास्ट में तीनों का सेट बन सकता है। और इस तरीके से आपको पावर सेट मिला। सो बेसिकली व्हाट इज पावर सेट? इट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट विच आर पॉसिबल ऑफ गिवन सेट। इस गिवन सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है उसका एक कलेक्शन करिए, उसी को आप कहेंगे पावर सेट। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि इस इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में समझा के बताइए। मतलब ये इंटरवल है यहाँ पर, वो बेसिकली मैं आपको इंटरवल समझा चुका हूँ, वापस से एक बार बात करते हैं। यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू है हमारे, वो x की वैल्यू -3 और 0 के बीच में है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। मतलब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में हर नंबर को लेगी, पर -3 नहीं होगी और 0 नहीं होगी। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है हमें। कैसे? सो बेसिकली कोई भी सेट का नाम ले लीजिए,
ए सेट विच इज़ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड नहीं आर, मैं समझाता हूँ, आर मतलब रियल नंबर होता है, और हमारा जो एक्स जो है वो -3 और 0 के बीच में है। इजी, चेकआउट करो क्या कह रहा है। ए ऐसे चीज़ों का सेट है जो कि एक्स है। एक्स कौन है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। और कैसा रियल नंबर? जो -3 से 0 के बीच में आता है, पर -3 वैल्यू नहीं लेता है और 0 वैल्यू नहीं लेता है। इसकी तरफ जाते हैं। अब आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा तुरंत। मैं इसको बी सेट नाम देता हूँ। बी सेट इज़ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 6, 12। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स थे। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है सर? यह मतलब होता है कि 6 को भी इंक्लूड करो, 12 को भी इंक्लूड करो। गेटिंग इट? अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखिए, 6 से इन्फानेट की तरफ। मैं पहले इसको नंबर लाइन पे ले जाता हूँ आपको। ये हमारी नंबर लाइन होती है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से 6 आता है। अब हमारा x कौन सी वैल्यू ले रहा है? 6 से आगे वाली, मतलब 6 से आप आगे चलते जाइए और उसके आगे वाली चीज़ें लेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाते रहूँ, ये होता है 6 से लेकर इन्फानाइट तक, मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू मिल रही है जो बेसिकली 6 से बड़ी है, जो 6 से बड़ी है। अब इसको मैं सेट बिल्डर, अच्छा एक और चीज़, ये मैंने सर्कल क्या ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपने इनइक्वालिटी का वीडियो वापस से चेकआउट कर लिया होगा, सो बेसिकली दिस सर्कल मीन्स होल इन द ग्राफ। होल इन द ग्राफ का मतलब होता है कि भैया 6 तो वैल्यू नहीं लेगा, पर इसके जस्ट आगे आने वाली वैल्यू को x सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की वैल्यू 6 तो नहीं है, पर 6.00001 अगर है तो x की वैल्यू वो है, पर 0 मतलब 6 नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर गोला बनाया है। अगर क्या होता सर कि वो बोल देता कि 6 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आप क्या करते? मैंने बोला कुछ नहीं करता, मैं होल हटा देता और यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल बना देता। बस इतना ही फ़र्क। पर क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर होल आएगा। आपको ये ध्यान में रखना, मैंने इनइक्वालिटी यहीं से समझाई हुई है। मूविंग टू दिस 6 to इन्फानाइट, इट विल बी सी सेट उठा लूँ, सी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रियल नंबर क्यों उठा रहे हो? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 6.0001 हो सकती है, 6.999999 हो सकती है। अब ये वैल्यूज़ किसके बीच में आती है? तो सर रियल नंबर के सेट में आती है, इसलिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक बेसिक छोटी सी चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, दैट x इज़ ग्रेटर देन 6। बस, मैं इन्फानाइट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है 6 से आगे वाले लोग इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा x सिर्फ 6 से बड़ा है। कितना बड़ा? मैंने नहीं मेंशन करा, इन्फानाइट जा रहा है खुद ही। अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रहता तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता। आराम से लिखिए। फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। ये देखते ही आप समझ गए हैं, तो ये बनेगा डी सेट, एंड डी सेट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। हमारा वही घिसा पिटा डायलॉग। और वो कह रहा है हमारा, अगर नंबर लाइन की तरफ चलें तो यहाँ पर आता होगा 5, 4, 3, 2, 1। ये कह रहा है भैया 5 से छोटे वाले लोग, मतलब 5 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब 5 को इंक्लूड करो। और 5 से छोटे वाले लोग, ये है 5 से छोटे वाले लोग। कहाँ पे रुकना है? नहीं रुकना नहीं है, आप जाओ पीछे। पीछे किधर? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 5। x कैसा है? 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। अब ये यहाँ तक आ गया होगा तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज ई सेट एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x 2 से बड़ा है पर 5 से छोटा है। और 5 से छोटा है के साथ साथ मैंने देखो इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि उस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। एंड फाइनली f इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -3 से बड़ा और
4 से छोटा, -3 से बड़ा और -3 के बराबर पर 4 से छोटा। 11वां और 12वां, 13 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, आपके दिमाग को यूज़ करवाएगा ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, आज उसने हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में डेटा दिया हुआ है। उस कॉलेज का डेटा इस तरीके से दिया है कि वी जो है वॉलीबॉल में मेडल जीते हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है, बी जो सेट है बास्केटबॉल में जीते हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है, और एफ बी मतलब फुटबॉल समझ लीजिए, और वो एफ सेट से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसको फुटबॉल में मेडल्स मिले हैं जिन्हें। नाउ अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बताया सर उसने, पर हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे उसने बताया 38 जो है वॉलीबॉल मेडल्स हैं, 15 फुटबॉल मेडल्स हैं, बास्केटबॉल मेडल्स 20 हैं। सिमिलरली यूनियन दिया हुआ है उसने 58 का, और इंटरसेक्शन तीनों का 3 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि वेन डायग्राम में सबसे पहली जो चीज़ हम लिखते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, जो कि 3 दिया है। अब गड़बड़ है, आपको पता होगा कि मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था आज का, जो तीनों सेट से रिलेटेड था, उसमें हमने तीनों का इंटरसेक्शन लिखने के बाद में दो दो के इंटरसेक्शन, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स को हमने उनके नंबर मेंशन करे थे। पर आज इस जगह पर तीनों मतलब इंटरसेक्शन के बारे में, दो दो के इंटरसेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कही गई। क्या करें सर अब यहाँ पर करने वाली बात यह है कि कुछ मान लिया जाए। लेट मान लेते हैं कि V इंटरसेक्शन B x है, N ऑफ B इंटरसेक्शन F y है, और N ऑफ V इंटरसेक्शन F z है। क्यों सर? अरे क्यों, इसलिए क्योंकि हमें डेटा पता ही नहीं है, अब वो हमें निकालना पड़ेगा, वो बात की बात है। पहली चीज़ तो भर देते हैं। V इंटरसेक्शन B मतलब ये हमने x मान लिया है, ये हमने y मान लिया है, और ये हमने z मान लिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये डेटा फिल करने के बाद में हम सिंगल गोलों की तरफ चलते थे कि उसमें क्या डेटा आएगा। तो अब वॉलीबॉल के बारे में बात करें तो वो है बेसिकली 38, पर अगर आपको याद होगा तो वॉलीबॉल का सर्कल ये वाला है, उसमें टोटल 38 लोग हैं, पर उसमें से ये 3 तो हम पहले ही काउंट करके आते थे, और मैं इन तीनों को माइनस करके बचा हुआ पार्ट यहाँ पे लिखता था। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँगा, ध्यान से। कैसे? ये है टोटल 3, ये x, ये z, मतलब यहाँ पर आएगा 38 माइनस x प्लस z प्लस 3, 38 माइनस x प्लस z प्लस 3। तो टोटल सर्कल में आने चाहिए तो 38, पर उसमें से x इधर गया, 3 इधर गया, z इधर गया। तो सर b के लिए भी ऐसे ही होगा, b वाले टोटल 20 थे, मतलब यहाँ पर आएगा 20 माइनस x प्लस y प्लस 3, ब्रैकेट में रखें कृपया करके। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज f के बारे में। f 15 है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, 15 माइनस 3 प्लस y प्लस z। ये तो अभी आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब वो डेटा क्या जानना चाहता है आपसे, वो जानना चाहता है नंबर ऑफ प्लेयर्स हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहता है। तो पहली चीज़ तो लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स इक्वल टू, मतलब बेसिकली वो आपसे x, y और z का एडिशन जानना चाहता है। मतलब ऐसे लोग जो x, y और z, मतलब जो हमारा था दो दो के इंटरसेक्शन, उसको जानने में इंटरेस्टेड है। अब उसको कैसे निकाला जा सकता है? तो पहली चीज़ तो हमें यूनियन के पास जाना पड़ेगा, और यूनियन निकालना तो आपके लिए आसान है। कैसे आसान है? तो यूनियन सबसे पहले मैं जाता हूँ आपके लिए। यूनियन क्या करूँ मैं, इसको थोड़ी देर बाद वापस से लिखता हूँ। पहले मैं यूनियन के पास जाता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए। n ऑफ v यूनियन b यूनियन f क्या हमें दिया हुआ है? हाँ सर, ये देखो यहाँ पर उसने दिया हुआ है 58। तो अभी 58 तो लिखेंगे, पर इसका मतलब शायद से ये भी होता है कि ये पूरा शेडेड पार्ट
ये पूरा शेडेड पार्ट का मतलब क्या सर, यही कहना चाहते हो आप? 38 माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 3 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस 15 माइनस 3 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये किया क्या है सर आपने? यहाँ पे देखो, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। यूनियन का मतलब होता है ये वाला पार्ट। मतलब बेसिकली इसमें जो पूरा डेटा मौजूद है आप उसको एज इट इज़ जोड़ लो। जोड़ लिया, उसमें से देखो 38 माइनस एक्स प्लस वाई जेड प्लस 3 मतलब ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर एक्स वाई जेड और 3, ऐसा जोड़कर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सेम सेम चीज़ें, उनको एक तरफ ले लेते हैं। मतलब कि सर 38 20 मतलब ये हो गया 58, 58 और ये 15 आ जाएगा। तुम पहले लिखना 58 15। अब ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, पर इसको +3 +9 करके बाहर मत निकालना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा है। तो -3 -3 -3 मतलब -9 दुनिया में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, x प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ये 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड होने वाला है। मैं वापस से मेंशन कर रहा हूँ, पर क्योंकि इनके बाहर माइनस का साइन है, ये दिखेगा -2x -2y -2z। यहाँ पर +x +y +z और प्लस का 3 बचा हुआ, शायद से मैंने इसको अभी तक जोड़ा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बार चेक कर लेंगे, है ना। 38 20 58 15 साइड में लिखा, -3 -9 लिखा, प्लस वाला 3 पीछे लिखा, x प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, 2x 2y 2z, पर क्योंकि बाहर माइनस साइन था इसलिए -2x -2y -2z, और ये प्लस का x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। अब इनकी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये 15 3 18, 18 में से 9 गए, 9 बचे, 9 और 58 करते ही हमारे पास में आ गया 67। अच्छा, तब तक यूनियन कितना है? तो यूनियन है सर 58। ओके, तब तक -2x -2y -2z में से x प्लस वाई प्लस जेड अगर घटेगा तो मिलेगा -x प्लस वाई प्लस जेड। पर मुझे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए सर। मैं बोलता हूँ इधर आ जा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नथिंग बट 67 माइनस 58। तुम्हें लगता है कि ये वही वाली चीज़ है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं वापस से इसको लिख लूँ। इसकी वैल्यू 58 है, उड़ा दिया, यहीं पे आसान हो गया। 15 18 में से 9 गए, 9 बचा, यहाँ बचा हमारे पास में 9 माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये 58 कटा, मतलब यहाँ पे 0, इसको इधर बुलाएंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। मतलब ऐसे टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स इक्वल टू 9, जो कि ये था। x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो चाहे तो आप, कि हमें पहले से पता था इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, और जो कि हमने निकाला था वो था 9 फ्रॉम फर्स्ट। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपकी इनइक्वलिटी का वीडियो आपने देखा है कि नहीं? यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो जो चीज़ें कर रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन 14 का फर्स्ट कह रहा है 2x प्लस 7 माइनस 9 और 19 के बीच में है, तो बंदा जानना चाहता है x की वैल्यू क्या आएगी। आप जानते हैं कि इनइक्वलिटी में तीनों जगह पर, अगर मैं तीनों जगह पर एक साथ -7 करूं, सो इनइक्वलिटी रिमेन्स द सेम। इसी तरीके से मैं इस 7 को इधर भेजूंगा तो माइनस बनेगा, इस 7 को इधर भेजूंगा तो भी माइनस बनेगा। तो तीनों में से अगर 7 माइनस करते हैं तो हमें दुनिया में दिखता है -9 -7
इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 2x बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 19 माइनस 7। आप समझ गए कि सर ये 2x है, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का 16 और इधर इक्वल टू है, हाँ इधर इक्वल टू है और इधर आपके पास आ गया 12। अब क्योंकि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइंड माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 2 इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसीलिए मैं जब 2 से तीनों को डिवाइड करूँगा, 2 से तीनों को डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय 2 वी गेट, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब मैं जब 2 से डिवाइड करूँगा तीनों को, इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी। वापस से लिख रहा हूँ, इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी। मतलब किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होता। तो मैं 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड लगाते ही ये मिल गया 8, इसको 2 से डिवाइड, ये x और इसको डिवाइड लगाते ही 6, मतलब हमारी x की वैल्यू -8 से 6 के बीच में है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको ब्रैकेट में एक्सप्रेस करो, इजी है ना सर, x बिलोंग्स टू -8 से 6 और 6 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी तरफ -8 की तरफ सिंपल ब्रैकेट। मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करनी है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होती है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को मन की आंखों से 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट बेसिकली 1/2। 1/2 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। इस केस में मैं कर रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, मतलब मैं इस तरफ जोड़ रहा हूँ, तो 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कट जाएंगे और इनइक्वलिटी आपकी एज इट इज़ रहने वाली है। ओके, नाउ ये जो चीज़ आपको मिली है, ये बेसिकली मिली है x - 1/2 का स्क्वायर। ये होता है 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये 1/4 होता है, आपको पता है। ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे हम, तो ये आपको मिलेगा 80 + 1 81/4, टू बी प्रिसाइज 81/4, मतलब 9/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से याद रखने वाली बात, इस स्टेप को स्टार मार्क कर लें। इस स्टेप से आगे याद रखने वाली बात, जब आप दोनों तरफ रूट लेते हैं तो किसी एक तरफ आपको प्लस और माइनस साइन लगानी पड़ती है। ये प्लस और माइनस लगाते ही माइनस के लिए इनइक्वलिटी बदल जाती है। वापस से लिख रहा हूँ, माइनस के लिए इनइक्वलिटी चेंजेस और प्लस के लिए इनइक्वलिटी नहीं। अब ध्यान से, या फिर मैं इसको सीधे तरीके से इसको हटा दूँ, इसको हटा देते हैं, आपको याद रखने का ज़्यादा बेहतर तरीका देते हैं। नहीं यार, वही है, वही आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगा जो मैंने कहा है। माइनस के लिए चेंज और प्लस के लिए नो चेंज, बस इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब क्या होता है सर, अब इसका मतलब समझा देता हूँ। x - 1/2 ग्रेटर देन 9/2, मतलब प्लस 9/2, जब स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस 9/2 माइनस 9/2, प्लस 9/2 के लिए बात यही रहेगी, पर माइनस 9/2 के लिए कहानी बदल जाएगी। कहानी बदल जाएगी मतलब इनइक्वलिटी बदल जाएगी। अब सुनिए, इस 9/2 को बोलता हूँ इधर आ जाओ, उछल के चलता है ऐसा, -1/2 माइनस 9/2 ग्रेटर देन 0, उधर कुछ नहीं बचा, इसलिए ये हमको मिला 10/2, मतलब x - 5, या फिर सुनो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, इस 1/2 को ही उधर भेजता हूँ, 1/2 मतलब वो जाते ही 10/2 और x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, और इस 1/2 को उधर भेजता हूँ तो दुनिया में दिखेगा -9/2 + 1/2, मतलब -8/2, या फिर x लेस देन -4। अब नंबर लाइन की तरफ कूच करते हैं, ये है 5, शायद से 5 इधर आता है और -4 इधर आता है। ये बंदा कह रहा है -4 से मैं छोटा हूँ, क्या -4 के बराबर है? कहानी हाँ,
बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है, तो गोला बनाओ। और -4 से छोटे लोग इधर, -4 से छोटे लोग इधर मिलते हैं। ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है मैं 5 से बड़ा हूँ, तो 5 के बराबर नहीं है इसलिए गोला। और 5 से बड़े लोग उधर राइट साइड में इधर, और ये बीच में इतना बड़ा सा और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब इसको भी इंक्लूड करो, इसको भी इंक्लूड करो, दोनों को इंक्लूड करके लिखो। दोनों को इंक्लूड करके लिखे मतलब कैसे लिखे सर? ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू, पहले छोटी वाली पार्टी फिर बड़े वाले पार्टी। छोटे वाली पार्टी क्या कह रही है? -4 से इधर, ये इधर कितना दूर? -∞, तो ये रहेगा -∞ से -4 और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। इन्फिनिटी की तरफ तो सिंपल आने ही वाला है, गारंटीड। यूनियन 5 से इन्फाइनाइट। अब मैं वापस से समझाता हूँ, x बिलोंग्स टू -4 से -∞, यूनियन 5 से इन्फाइनाइट। उसका डायग्राम ये, डायग्राम भी बना के रखो, ध्यान में रहेगा, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, क्या स्टेप इम्पॉर्टेंट थी? जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हो, एक तरफ प्लस और माइनस साइन आती है। यहाँ पे प्लस माइनस लगाते ही प्लस वाले के साथ इनइक्वलिटी नो चेंज, माइनस वाले के सामने इनइक्वलिटी चेंज, और फिर बाकी का सॉल्व करना आपको आता है। उधर चलते हैं, नेक्स्ट वाला। अब ये है 6x² + 5x और 5x। ओके, ध्यान से देखो, चाहो तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने का मतलब ये होगा कि मुझे 5 को बोलना पड़ेगा कि भैया तू पहले इधर आ जा। इसका मतलब 6x² - 5x, और 1 को मैं बोलता हूँ तो उधर चले जा, -1। देखो ध्यान से, ये इधर उधर आने से इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, पर इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 भी बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? 6 बैठा है। तो सबसे पहला काम आप करिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कि 6 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। आपको मिलेगा x² - 5/6x <= 1/6। नाउ यू आर इन पोजिशन टू परफॉर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर। 5/6 को मन में 2 से डिवाइड करो। 5/6 को, ध्यान से, बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है। 5/6 को 2 से डिवाइड करने का मतलब ये 2 और 6 नहीं कटेगा, इसका मतलब होता है 5/12। 5/12 का स्क्वायर जोड़ो और 5/12 का स्क्वायर घटाओ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ x² 5/6, 5/12 का स्क्वायर जोड़ा और 5/12 का स्क्वायर घटाया मतलब दोनों तरफ मैंने ऐड किया, इसका मतलब 25/144। इज इट क्लियर? ओके, ये चीज़ को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बन गया होल स्क्वायर। तो किसे देखने की ज़रूरत है सर? देखने की ज़रूरत इसको है। यहाँ पर हम लेंगे LCM। LCM आप जानते हैं, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है तो LCM में 144 ही उठा रहा हूँ। LCM आएगा 144 ऑलरेडी, है ना? ऑलरेडी यहाँ पर 6 मौजूद है, तो हमें 6 से 144 को डिवाइड करना है। जिनको LCM का मेथड नहीं आता, मैं अगेन डिस्क्रिप्टिव में समझा रहा हूँ। 6 से 144 को आप डिवाइड करिए, सो इट इज़ बेसिकली 6 2s और 6 4s, मतलब 24 बच रहा है आपके पास में। उस 24 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट -24 + 25, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड करके 1 ही बचने वाला है। ये बेसिकली 1/144 आएगा और आपको मिलेगा x - 5/12 का स्क्वायर <= 1/44, या फिर टू बी प्रिसाइज 1/12 का स्क्वायर। अगेन प्लस और माइनस, पर अब आप समझ गए। देखो अगेन मैं समझा रहा हूँ, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जब प्लस आएगा, पहले मैं इलेबरेट कर रहा हूँ फिर शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, x - 5/2, जब + 1/12 आएगा तो दुनिया में 1/12, और जब -1/12 आएगा तो इट विल बी ग्रेटर देन -1/12। ठीक है, मैं इसी चीज़ को शॉर्ट में लिख रहा हूँ और इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। x -
5/12 1/12 माइनस 1/12। देखो क्या ऊपर वाली चीज़ नीचे एज इट इज़ आ रही है? हाँ सर आ रही है। आपने बोला था -1/12 से बड़ा है, ये -1/12 से बड़ा है। आपने बोला था +1/12 से छोटा है, ये देखिए +1/12 से छोटा है। ये ज़्यादा आसान है। तो जब एरो इस तरफ आ रहा है आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इस नीचे वाली चीज़ को क्लीन कर रहा हूँ। शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखा जा रहा है इस चीज़ को, -1/12 x - 5/12 1/12। अब काम आसान, आपको तो x की वैल्यू चाहिए। -5/12 को अगर इधर शिफ्ट किया तो प्लस बनेगा, इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस बनेगा, मतलब दुनिया में आएगा -1/12 + 5/12 लेस देन x एंड 1/12 + 5/12। 5 में से 1 गया 4, मतलब 1/3 x, और यहाँ से मिला 6/12 मतलब 1/2। सो योर x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2। और अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इंटरवल में, सो x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2 और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने 4th वाला क्वेश्चन उठाया था जानबूझ के, क्योंकि 3rd वाला इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से टाइम स्पेस देना चाहता हूँ। इसको आराम से देख लो पहले। अरे एक क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन चल रहा था, ये इक्वल टू 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 इक्वल टू, तो इक्वल टू की वजह से चेंजेस हो गए, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग गए। ध्यान रखें उस चीज़ का, बाकी ठीक है। 14th का 3rd वाला अच्छा क्वेश्चन है। 2x/x - 4 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं इनइक्वलिटी, वो जानते हैं कि इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता नहीं इसका साइन क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता। सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये नेगेटिव है और आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी इनइक्वलिटी बदल जानी चाहिए, पर क्योंकि आपको इसका साइन नहीं पता है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, तो क्या करना है? कुछ नहीं, 5 को बोलो इधर आ जाए, वो तो चल सकता है। 5 इधर आते ही उधर 0 बचा। एलसीएम उठाओ, एलसीएम उठाने पर दुनिया में आएगा -5x + 20 और अपॉन में बैठा x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 5x मिला, 20 मिला, पर माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। आपको मिला -3x + 20 अपॉन में x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये माइनस में है, आप चाहो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई लगवा सकते हो। दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई लगवाने का मतलब होता है, यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब होता है 3x - 20 x - 4। इधर माइनस मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है आपकी इनइक्वलिटी बदल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो आपको मिला 3x - 20 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी को अगर लग रहा हो कि सर नीचे वाले का साइन नहीं बदला, ऐसा नहीं होता है। आपके पास में 2/3 है, हाँ, और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक को भी माइनस दिया तो भी चलता है। इधर -2, इधर -2 या इधर -2, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आपका बेसिक यहीं पे क्लियर होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब किसी एक का साइन बदलना। दोनों का साइन बदलूंगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो तो प्लस ही हो गया। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट स्टेप, अगेन स्टार मार्क, इसीलिए क्वेश्चन को अलग से उठाया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x - 4, अभी भी मैं इनको उधर नहीं भेज सकता। अब यहाँ पर दो बातें होंगी। दो बातें कैसी होंगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं आप? पॉजिटिव। जो भी चीज़ 0 से बड़ी है मतलब वो पॉजिटिव है। अब ये अपॉन में है, कोई भी अपॉन वाला नंबर पॉजिटिव कब आता है सर? दो बातों में आता है। एक तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव एंड मैं केस 1 ले रहा हूँ, एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव।
न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, या फिर केस टू, अच्छा या फिर बोला मैंने, और केस टू हो सकता है न्यूमरेटर भी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। मेरे हर वाक्य को ध्यान से सुने। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव तभी होता है जब न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा एंड डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा। न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी मतलब एंड, मैंने एंड किसी खास कारण से, दोनों के बीच में एंड है मतलब इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पर एंड है, दोनों भी नेगेटिव मतलब इंटरसेक्शन आएगा। एक तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव मतलब और आएगा, मतलब इसका और करना है, मतलब यूनियन करना है। ध्यान से, या और, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं। सबसे पहली चीज़ 3x - 20 ग्रेटर देन b0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन 20/3 एंड x ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैं नंबर लाइन पे आपको समझाऊंगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। ये 20/3 है, 20/3 का मतलब होगा 6 पॉइंट समथिंग और ये 4 है, मतलब यहाँ पे 4 आता होगा और यहाँ पे 20/3 आता होगा। ठीक है, ये बंदा क्या बोल रहा है, सर मैं 20/3 के बराबर हूँ और उससे बड़ा हूँ, मतलब 20/3 के बराबर और उससे बड़े लोग इस तरफ। और ये बोल रहा है सर मैं 4 के बराबर, अच्छा हाँ यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर सर आपने लेते टाइम एक जगह इक्वल टू रखा, एक जगह इक्वल टू 0 नहीं रखा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने दोनों केस में सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन 0 रखा है, मैंने इक्वल टू नहीं लिया है। तो सर इधर क्यों इक्वल टू रखा? क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो सकता है, और इक्वल टू 0 किस केस में होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो तभी 0 हो सकता है। तो इस पूरे चीज़ का आंसर, इसका आंसर 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर 0 की वैल्यू ले सकता है, इसलिए मैंने इधर इक्वल टू लगाया पर इधर नहीं लगाया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, अब चलते हैं। x 4 के बराबर नहीं है पर 4 से बड़ा है, 4 के बराबर नहीं है, गोला बनाए और 4 से बड़ा, देखो मैंने उसको अलग शेडेड से रीजन से दिखाया है। दोनों कहाँ राजी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों शेडेड रीजन। एक स्ट्रेट लाइन से शो किया था मैंने 20/3 से आगे वाले, और एक मैंने जिगजैग लाइन से शो किया था। दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं सर, दोनों मीट कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 20/3 से इनफाइनाइट, और इसको इंक्लूड, इसको नॉट इंक्लूड, इनफाइनाइट हमेशा नॉट इंक्लूडेड रहता है। ओके, अब और की तरफ चलते हैं। केस 2, ये भी नेगेटिव, ये भैया भी नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है मैं 20/3 से छोटा हूँ, और ये कह रहा है मैं 4 से छोटा हूँ। अगेन मैं नंबर लाइन पे आपको ले जाऊँगा, 4 20/3, ये भाई साहब बोल रहे हैं 20/3 के बराबर और उससे छोटा। छोटे लोग इस तरफ नंबर लाइन पे आते हैं। ये कह रहा है 4 से बराबर तो नहीं हूँ पर 4 से छोटा ज़रूर हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, एक बात ध्यान में रखी, ये गोला है, ये इंटरसेक्टेड पार्ट में नहीं आता, और मुझे एंड करना है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, डबल शेडेड पार्ट, डबल शेडेड मतलब जहाँ पे स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन दोनों मिल रही हैं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 से छोटे लोगों की तरफ। 4 से छोटे कहाँ तक सर, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 4 को भी इंक्लूड ना करें, इनफाइनाइट को तो इंक्लूड नहीं करना है। इस तरीके से कंप्लीट हुआ, पर आधी चीज़ बाकी। कौन सी चीज़ आधी? मतलब यहाँ पर बड़ा सा और था, और का मतलब इसका और इसका यूनियन। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर 2x अपॉन x - 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5
फॉर x बिलोंगिंग टू, मुझे यूनियन करना है, यूनियन का मतलब माइनस इन्फानाइट से 4 यूनियन 20/3 से इन्फानाइट। दिस इज द फाइनल आंसर। आराम से देखो, आराम से क्लियर करो। इस वीडियो में यहाँ तक सफिशिएंट है। आई थिंक सो सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। सो मैं रिलेशन स्टार्ट करने वाले वीडियो में वो एक क्वेश्चन निपटा दूंगा। वैसे वो आसान क्वेश्चन है, आप निपटा सकते हैं। स्टिल 15th क्वेश्चन पेंडिंग है, वो मैं लेटर ऑन कवर अप करता हूँ और उसी के साथ साथ आपको रिलेशन का इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा।